नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। ये विषय हमारी सीरीज के बीच में आ रहा है, लेकिन ये विषय अचानक मन में उनके आया, तो उन्होंने मुझसे चर्चा की, तो मैंने कहा दीदी जब मन में आया तो इस विषय को बना लेना चाहिए। तो मैं उस विषय को समझाने के लिए, उस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी। एक्चुअली मेरी एक आदत है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो अब आजकल सुबह 5:30 पौने 6 बजे ना अंधेरा सा ही रहता है। सूर्योदय थोड़ा देरी से होने लग गया है। तो मेरी अचानक से पश्चिम दिशा की तरफ ऊपर नजर पड़ी, जहाँ चंद्रमा था उस समय। 2 अक्टूबर की बात है ये। तो उसमें चंद्रमा और गुरु बिल्कुल एक साथ थे। मेरे को पहले पता नहीं लगा कि ये कौन सा ग्रह है, क्योंकि काफी चमकीला था। फिर मैंने अपने पंचांग में देखा, मेरे मोबाइल में तो वो गुरु था, चंद्रमा गुरु के साथ। और फिर पूरब दिशा की तरफ सूर्योदय से 1 डेढ़ घंटा पहले जो है, हमें शुक्र भी आजकल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो सिंह राशि में चल रहा है और गुरु जो है वो मेष राशि में चल रहा है। तो मेरे मन में आया कि वो चंद्र और गुरु का योग जो था वो देख के मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई। अच्छा लगा कि हम क्यों ना योगों के बारे में, किस प्रकार से योग बनते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। और कुछ जो हमारे भी कुछ फंडे रहते हैं वो क्लियर नहीं रहते, हमारे बहुत से भाई बहनों या शिष्यों के भी नहीं रहते होंगे, तो उनको थोड़ा सा से समझने की कोशिश करें। तो फिर कल मैंने देखा, तो कल जो है सुबह चंद्रमा शुक्र के साथ था। बिल्कुल एक ही नक्षत्र में था चंद्रमा। शुक्र आजकल मघा नक्षत्र में चल रहा है, सिंह राशि में। तो चंद्रमा भी बिल्कुल उसके पास ही था, बिल्कुल। तो मैंने सोचा था कि कल ही नहीं तो आज ही हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चंद्रमा के साथ जो योग बनते हैं विभिन्न ग्रहों के, वो 27 दिन में एक बार बनते जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी 360 डिग्री का जो भा चक्र है, उसका चक्कर 27 दिन में लगा लेता है, 27-28 दिन। क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र में वो करीब करीब 20 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है। कभी उसकी स्पीड और बढ़ जाती है तो वो और कम घंटे, 20 घंटे में भी पार कर लेता है एक नक्षत्र। और स्लो रहता है तो 24। तो कभी कभी वो थोड़ा और स्लो रहता है तो ज्यादा घंटे ले लेता है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, हम लोग सभी जानते हैं, स्थिर नहीं है वो। कभी उसकी स्पीड तेज होती है और कभी कम होती है। तो इसलिए इसका योग जो है 27 दिन में प्रत्येक ग्रह के साथ बन जाते हैं। देखिए अभी 2 अक्टूबर को उसका गुरु के साथ योग बना था, चंद्र गुरु योग, गजकेसरी जिसको हम कहते हैं। और कल वो बन गया, बल्कि नक्षत्र से में ही सिंह में चंद्र और शुक्र का योग। तो मैं ये एक्सप्लेन करने चाह रही हूँ। अब आगे यदि और आगे बढ़ेगा तो जब सूर्य के पास वो चला जाएगा तो अमावस्या आ जाएगी। तो एक तरह से कायदे से अगर अपन देखें तो उसका सूर्य चंद्र योग बन जाएगा, अगर योग हम माने। लेकिन क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल छुप जाता है सूर्य के प्रभाव के कारण, इसलिए उसमें कोई विशेषताएं बहुत कम पाई जाती हैं, सूर्य का ही प्रभाव दिखाई देता है सर्वत्र। इसके बाद जब देखिए चंद्रमा हम आगे बुध से पहले संयोग करेगा, कन्या राशि में भी आएगा। तो जब चंद्रमा के नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में जब आएगा, तो अभी तो आने में टाइम है इसको, क्योंकि चंद्रमा आज जो है अब सूर्य के नक्षत्र में है, पूर्व उत्तरा फाल्गुनी में चलेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र में आ जाएगा तो बुध के साथ संयोग करेगा, फिर सूर्य से के साथ करेगा एक उसके एक दिन के बाद, और फिर आगे तुला राशि में जाएगा तो मंगल के साथ करेगा। मंगल के साथ, मंगल के ही नक्षत्र में अगर मंगल रहा तो मंगल के इसमें चित्रा नक्षत्र में करेगा। उसके बाद केतु के साथ उसका संयोग पहले हो जाएगा, क्योंकि केतु 1 डिग्री का ही। उसके बाद वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं है, धनु राशि में नहीं है, मकर में कोई नहीं है। और फिर जब वो कुंभ में आएगा तो शनि के साथ संयोग कर लेगा, चंद्र शनि की युति। और उसके बाद मीन राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। तो फिर मेष राशि में जब वो आएगा तो वो गुरु के साथ और राहु के साथ, इनके साथ संयोग करेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं या चाहते थे कि इन सब के साथ वो हर 27 दिन में योग करता है, प्रत्येक 27 दिन में से एक दिन उसका नंबर आ ही जाता है। और जब वो उस
बिल्कुल नक्षत्र पे ही रहते हैं जिस पे वो ग्रह है, तो उनका क्लोज कंजंक्शन भी होता है, तो वो किस प्रकार के फल देता होगा और कब देगा, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी चाहिए और पता रहनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत एक दिन के लिए रहता है एक नक्षत्र में, तो इनके फल कब कब मिलते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जिस भी ग्रह के साथ चंद्रमा संयोग करता है, तो या तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो और उसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा, या फिर चंद्रमा की महादशा चल रही हो और उस ग्रह का अंतर चल रहा हो। जैसे आज हम चंद्र शुक्र का योग देख रहे हैं, क्योंकि बना हुआ है, कल भी बना हुआ था, आज भी बना हुआ है, हालांकि आज चंद्रमा थोड़ा दूर हो गया है ना, वो शुक्र के नक्षत्र में आ गया है आज चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में, तो कल वो केतु के नक्षत्र में। तो इनके लिए या तो शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चले तब इनको फल मिलेगा, या चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चले, और या फिर ये दोनों ग्रह जिस दिन संयोग करेंगे, जैसे उन्होंने कल संयोग किया, तो उस दिन विशेष रूप से जब ये सिंह लग्न में अभी चल रहे हैं, तो या तो सिंह लग्न के उदित होने के समय में, या जिसकी उसका किसी भी तरह से संबंध बने, उस समय में इनको फल मिलते हैं। और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन पर चंद्र और शुक्र के योग पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, ये अवश्य देखना पड़ेगा हमें। देखिए आप, इसमें शनि की दृष्टि है, शनि की शुक्र पर पूरी दृष्टि है, शुक्र 7 डिग्री का है और शनि 6 डिग्री का है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है, तो इसका भी असर आएगा कि चंद्रमा शनि इनके लिए किन भावों का स्वामी होकर दृष्टि डाल रहा है। तो शनि का जो काम है वो करेगा, वो डिले देने का काम, देरी करवाने का काम, रुकावट देने का काम, जो भी काम बनते बनते हैं उसमें उसको दिक्कत आएगी। और फिर गुरु की भी दृष्टि है, देखिए गुरु जो है ये 19 डिग्री का मेष राशि में है, लेकिन ये भी देख रहा है चंद्रमा और शुक्र, तो इसका यदि ये अच्छे भावों का स्वामी है, चतुर्थ और सप्तम, तो इससे रिलेटेड जो फल है वो उसमें फलों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। अब हम ये देख लें कि ये जो योग है ये बना तो सिंह राशि में है, लेकिन विभिन्न लग्न वाले जातकों के लिए ये किस प्रकार के फल दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम यदि अगर सिंह लग्न से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंह लग्न में बन रहा है, तो सिंह लग्न में देखें तो हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो व्यय भाव का स्वामी है, शुक्र जो है वो चतुर्थ नहीं तृतीय और दशम भाव का स्वामी है। तो शुक्र और इनकी जो युति है वो सिंह लग्न वालों को किस प्रकार के फल देगी, वो देगी तीसरे 12वें और 10वें इन भावों से जुड़े हुए, मतलब कि वो कामकाज के सिलसिले में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकता है, कहीं जा सकता है, और लग्न पर है तो वो स्वयं जाएगा, है ना। और इसके अतिरिक्त चंद्र शुक्र की एक और विशेषता होती है कि ये स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी उत्पन्न करते हैं। इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये प्रेम विवाह की तरफ ले जाते हैं व्यक्ति को। तो इस दृष्टि से यदि लग्न पर है ये योग बना, कल बना मान लीजिए, और केतु के नक्षत्र में बन रहा है, तो केतु भी इनका धन भाव में बैठा हुआ है तुला राशि, तो इस तरह से इनके भी फल प्रदान करेगा। और सप्तम भाव को देख रहा है ये, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी है दोनों ग्रहों की, तो उसका भी परिणाम जो है वो इस जिसके भी ये योग बन रहा है उसके लिए शादी से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है, जिसमें वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है। तो इस तरह के फल जो है सिंह लग्न वालों को मिल सकते हैं। इसके बाद आती है कन्या लग्न। कन्या लग्न में या अपन देख रहे हैं कि सूर्य और बुध ऑलरेडी लग्न पर है, तो ये भी लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन शुक्र जो है इनका धनेश और भाग्येश है, ये व्यय भाव में, और चंद्रमा जो लाभ भाव का स्वामी है ये भी व्यय भाव, दोनों व्यय भाव में बैठे हैं और केतु के नक्षत्र। तो इस तरह से जो है ये दोनों भाव ग्रह जो हैं इनको पैसा दिलवाने में मदद कर रहे हैं, धन भाव से, धन और भाग्य से भी, लेकिन उसका खर्चा दिखा रहे हैं, मतलब उनका बचना थोड़ा खर्चे खर्चे के योग अधिक बने हुए हैं इनके लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, इन दोनों की युति के कारण। बाकी जो फल अलग जो दूसरे ग्रह देंगे वो अलग है, लेकिन चंद्र शुक्र की युति इनको इस प्रकार के फल देगी, दिए होंगे उसने विशेष रूप से कल, कि इनके पास पैसा आया होगा लेकिन इनका खर्चा भी हुआ होगा। अब अगली लग्न जो आती है वो तुला लग्न आती है। तुला लग्न वालों के लिए शुक्र जो है लग्नेश और अष्टमेश है, और चंद्रमा जो है 10th हाउस लॉर्ड,
ठीक है ना। तो चंद्र ये जो है अब युति एकादश भाव में हुई है इनकी, तो एकादश भाव जो है इनके लिए बाधक भाव। तो इस दिन मतलब कल इनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आई होगी, जिसके कारण इनके जो काम काज है, चंद्रमा क्योंकि दसम भाव का स्वामी रहा है उनके लिए, तो उनके काम काज में कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी स्वास्थ्य के कारण, या काम काज में कोई चिंता उत्पन्न हुई होगी, कोई परेशानी या कोई रुकावट। रुकावट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि भी है उस, है ना। और मतभेद हुए होंगे क्योंकि गुरु जो है वो भी देख रहा है, जो तुला लग्न वालों के लिए तीसरे और छठे भाव का, उनके कुलीग्स की से किसी से इस तरह से उनके मतभेद हो सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रेडिक्शन है क्योंकि एक दिन के ही हैं, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। इसके बाद वृश्चिक लग्न पर यदि हम आए तो वृश्चिक लग्न के लिए ये 10th हाउस में बनी हुई है, और वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र सप्तमेश और व्ययेश है, और जो ये चंद्रमा है ये नवम भाव का स्वामी। तो इन दोनों की युति दशम भाव में होने से इनके कामकाज से जुड़ी हुई इनके लिए यात्राएं हो सकती हैं, लंबी यात्राएं, या इनके प्लान बन सकते हैं, क्योंकि एक दिन में तो यात्रा नहीं होगी लेकिन प्लानिंग हो सकती है और इनको जाना पड़ सकता है। संबंध इनके सबसे प्रेम पूर्ण रहेंगे, कोई मतभेद जैसे नहीं दिखाई देते। हालांकि उसमें डिले भी संभव है शनि की दृष्टि के कारण, पर गुरु की दृष्टि के कारण शुभ समाचार भी उनको मिल सकते हैं, ये भी बात है। इसके बाद आता है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए शुक्र जो है किन किन भावों का स्वामी, छठे भाव और 11वें भाव का स्वामी। ये 6th हाउस हो गया धनु लग्न के लिए, और ये 11। तो और चंद्रमा इनका अष्टम भाव का स्वामी धनु लग्न वाला, और इन दोनों की युति जो हुई है वो हुई है इनके नवम भाव। तो नवम भाव में जो इन दोनों की युति है, तो ये भाग्य भाव से चिंता रहेगी इनको, अष्टम भाव के चंद्रमा से युति हुई है, लेकिन फिर भी इनको सफलता मिलेगी क्योंकि छठा और 11वां भाव जो है वो जुड़ गया है इसके साथ, चिंता युक्त होते हुए भी, और रुपए पैसे को प्राप्त करने में विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि भी है, तो शनि धन भाव का स्वामी है इनके लिए। इसके अलावा गुरु की भी दृष्टि है, तो लग्नेश है, तो इनके एफर्ट से, ये एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि चंद्रमा जो है वो इनको थोड़ी सी मानसिक परेशानी अवश्य देगा, इस चीज में कोई संदेह नहीं है, और डिले भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन काम अंत में ठीक हो जाएगा। इसके बाद आती है मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए जो शुक्र है वो पंचमेश और दशमेश है, बहुत बढ़िया ग्रह माना गया है, और चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव का स्वामी। तो इन दोनों की युति जो है अष्टम भाव में हो रही है, क्या हाल है, अष्टम भाव में हो रही है, लेकिन वो जो है दोनों केतु के नक्षत्र में है, तो जो केतु है वो उनके दशम भाव में आ जाता है। तो ये जो है मकर लग्न वालों के लिए ये युति बहुत अच्छी है, जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी, और उनके जो पार्टनर रहेंगे या बिजनेस पार्टनर या पार्टनर, उसके साथ भी इनको सहयोग बना रहेगा। इस तरह का फल जो है मकर लग्न वालों को मिला होगा कल, अगर वो उनकी चंद्रमा की भी, चंद्रमा या शुक्र की महादशा में इसका अंतर भी मिला, या कुछ समय के लिए इसके प्रभाव अवश्य उनको दिखाई दिए होंगे। इसके बाद आ जाती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा तो छठे भाव का स्वामी है, और जो शुक्र है वो चतुर्थ और नवम भाव का। तो इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए जो है, क्योंकि लग्न पे ही शनि है और सप्तम भाव में ये दोनों ये युति हो रही है, तो एक तो प्रेम विवाह से संबंधित या वो मैटर मटेरियलाइज होने में थोड़ा डिले भी हुआ होगा, डिले होगा, शनि की दृष्टि है, शनि कभी हाँ में ना में डिले करवा सकते है ना। इसके अतिरिक्त लेकिन गुरु के प्रभाव से बात बनने की प्रयास भी रहेंगे, और एक तरह से ये जो है भाग्य भाव भी इसमें साथ देगा, क्योंकि ये जो है केतु के नक्षत्र में, और केतु इनका नवम भाव में आ रहा है कुंभ लग्न वालों के लिए, तो एक तरह से उनको भी जो है अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब आती है मीन लग्न। मीन लग्न को यदि हम देखें तो मीन लग्न का स्वामी गुरु है, और मीन लग्न वालों के लिए शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश है, और चंद्रमा जो है वो पंचमेश है, और ये दोनों छठे भाव में इनकी युति हो रही है इन ग्रहों, और केतु भी इनका जो है अष्टम भाव में, जिसके नक्षत्र में ये दोनों ग्रह हैं। तो इनके लिए जो है
ये थोड़ा परेशानी वाला दिन रहा होगा कल का, बहुत ही टेंशन, तनाव और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना, उसके कारण कभी कभी स्वास्थ्य में भी कुछ, मानसिक स्वास्थ्य विशेष रूप से परेशानी होना है। इस तरह का फल इनको मिला होगा। इनका लग्नेश तो है, देख रहा है उसको, थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है, लेकिन कल मानसिक परेशानी तो इनको झेलनी पड़ी ही। अब आती है मेष लग्न। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र धनेश और सप्तमेश है, और चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव का स्वामी है। ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, धन प्रदान करने वाले हैं, या चतुर्थ भाव से जुड़े हैं, सुख से जुड़े हुए हैं। तो इनकी युति जो है, इनकी पंचम भाव में हो रही है, उस हिसाब से ये युति जो है इनको अच्छे फल, मानसिक शांति और मन की इच्छा पूरी होना। पंचम भाव जो है आपके जो कार्य विशेष रहते हैं, जिनमें आपकी रुचि रहती है, उनके प्रति अच्छे फल देते हैं। हालांकि वही शनि की दृष्टि है तो थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, लेकिन फिर भी इनको अच्छे फल मिलेंगे, रुपए पैसे फाइनेंस के हिसाब से। इसके अब आती है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में यदि हम देखें तो चंद्रमा तो तृतीय भाव का स्वामी है, और शुक्र जो है लग्नेश और षष्ठेश। तो लग्नेश और षष्ठेश मतलब, और केतु के नक्षत्र में है, और यो इनका केतु है ये भी तुला राशि में छठे भाव में। इनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां कल अवश्य रही होंगी, या बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट या बिजी रहे होंगे ये लोग, परेशान थोड़े से, दिक्कत की कैसे मैनेज करें, क्या करें, इस तरह की समस्याएं इनके। हड़बड़ाहट मतलब बहुत से काम जैसे आ जाते हैं एक के बाद एक, ये भी करना है वो भी करना है, उसमें उनको दिक्कत हुई होगी। बाकी तो ठीक है, क्योंकि इनके तो चौथे भाव में बना है ये योग, है ना, तो ठीक तरह से है। इसके बाद आती है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा जो है वो धन भाव का स्वामी है, और शुक्र जो है पंचम और द्वादश भाव का। पंचम भाव पे तुला राशि है, द्वादश भाव पे वृषभ। तो पंचम, द्वादश और धन भाव, तो इनके लिए ऐसा हम कह सकते हैं कि केतु के नक्षत्र में, और केतु भी इनके पंचम भाव में हो गया एक तरह से। तो इसलिए इनके जो धन है, रुपया पैसा है, वो इनके शौक पर, इन्होंने शॉपिंग करी होगी, खर्चे किए होंगे। कल खर्चे वाला दिन रहा होगा मिथुन लग्न वालों के लिए। मन पसंद की चीजें खरीदना या कुछ भी खरीदना, उसमें इन्होंने धन का खर्चा किया होगा, क्योंकि चंद्रमा धन भाव का है और शुक्र पंचमेश और व्ययेश है। सीधी सीधी सी बात, इस तरह से हुआ। अब आती है कर्क लग्न। अंत कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा तो लग्नेश है, और शुक्र जो है उनके लिए चतुर्थेश और लाभेश है। तो ये दोनों ग्रह अच्छे हैं। लग्न से इसका चतुर्थ और लाभ भाव का जुड़ना, मतलब कि किसी न किसी तरह से चतुर्थ भाव, क्योंकि शुक्र जो है गाड़ियों का कारक है, वाहन का कारक है। तो किसी किसी को मन हुआ होगा या उनको गाड़ी मिलने का लाभ, वाहन का ये लाभ उनको स्वयं को प्राप्त हुआ हो, वो वाहन किसी ने मिले या वो खरीदे, ये इस तरह की बातचीत जरूर हुई होगी। हालांकि उसमें कुछ डिले हो सकता है कि भाई शनि देख रहा है, हालांकि गुरु भी देख रहा है, लेकिन बातचीत हुई होगी, और हो सकता है कि वो मन में सोच के बैठ जाए कि हाँ अब मैं खरीदूंगा। विशेष रूप से अगर उनकी दशा चल रही है तो उसमें तो आगे चलकर उस दशा अंतरदशा में वो उचित समय पर ले सकते हैं। अभी भारतवर्ष में हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी पितृपक्ष में और नवरात्र पितृपक्ष में शॉपिंग नहीं करते, इसलिए कम से कम मन में विचार बना सकते इस तरह से। और फिर जब बाद में ये नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो कभी भी उचित समय में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने केवल चंद्र और शुक्र के योग को लेकर ही विभिन्न लग्न वालों को कल क्या फल मिले होंगे उसके बारे में हमने चर्चा की। इस तरह से हम आइंदा भी, आगे भी विभिन्न ग्रहों के साथ जब चंद्रमा योग बनाएगा, वो बहुत शॉर्ट टर्म के रहते हैं, एक दिन के रहते हैं, वो बनाते हैं। और जो प्लैनेट, बुध भी बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, लेकिन वो 20-22 दिन एक राशि में रहता है। सूर्य जो है 1 महीने रहता है। तो सूर्य के साथ बनने वाले योगों के बारे में भी हम फिर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, गुरु और शनि, जब ये आपस में मिलते हैं या विभिन्न ग्रहों के आपस में मिलते हैं विशेष रूप से, तो किस तरह के योग बनाते हैं और किस तरह के कार्य या फल हमें देते हैं। या फिर मंगल और शनि, जो दोनों पाप ग्रह माने जाते हैं,
वो किस प्रकार के फल हमें देते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा बीच-बीच में करते रहेंगे। और हमारा नक्षत्रों वाला जो कार्यक्रम है वो भी चालू रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी सेशन, उसमें हम रोहिणी नक्षत्र पर। बहुत बढ़िया दीदी। आपकी एक-एक पॉइंट जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट और सटीक होते हैं और मैं हमेशा ही कहता हूँ आपके बताने का तरीका भी एक क्योंकि आप स्वयं अध्यापक रही हैं, पढ़ाती रही हैं, कॉलेज तक स्तर पे भी पढ़ाया और पर्सनल घर में भी पढ़ाया आपने। बहुत सारे बच्चों को उनका भविष्य बनाने में आपने बहुत बढ़िया सहयोग किया है। तो आपका तरीका इतना अच्छा है कि किसी को भी सहज रूप से समझ आ सकता है। तो इस बहुत-बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा किसी को उफ़रा दीदी से कंसल्टेंसी या शिक्षा संबंधित बात करनी है, उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।